नवाब मलिक बार बार मीडिया में आकर अगर सवाल खड़े करते हुए एनसीबी के अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे तो वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो जायज कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उन्हीं के परिवार के एक शख्स पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई आप लोगों की ओर से? चित्रा जी, नवाब मलिक जी के दामाद पर गंभीर आरोप जरूर लगे। 8 साढ़े 8 महीना वो जेल में भी रहे, लेकिन जब वो बेल पर छूटे तो आदरणीय कोर्ट ने कहा कि इनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। तंबाकू इस तरह का मादक पदार्थ, देखिए तंबाकू जो है ये तो पूरे देश में है, तो तंबाकू और ड्रग्स में तुलना नहीं की जा सकती। अगर उनको तंबाकू पकड़ा था तो उसको ड्रग्स से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि मुंबई पुलिस की जो एएनसी शाखा है वो भी बहुत बड़े ड्रग्स पेडलर को पकड़ती है, ड्रग्स के रैकेटों पर रेड करती है, लेकिन कभी वो चर्चा नहीं करती, प्रसार में नहीं आती, कभी अपना प्रचार नहीं करती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अदालत अमीर और गरीब को अलग अलग ढंग से देखती है। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान में अदालतें अमीर और गरीब में शायद कोई भेदभाव करती होंगी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर तारीख दे रही है तो बाकियों को भी तारीख मिलती है। आर्यन के केस में तारीख रोज नहीं मिल रही थी, उसको भी बेल लेने में 26 दिनों का समय लगा और उसमें एनसीबी पूरी तरह से फेल हुई है। एनसीबी ये सिद्ध नहीं कर पाई कि आर्यन के पास कितना ड्रग्स मिला, कहां मिला, आर्यन ड्रग्स का सेवन कब कब करता था, किससे किससे मिलता था, एनसीबी के अधिकारियों ने पहले ही कह दिया था कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट हैं जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की ओर इशारा कर रहे हैं, वो तो डे वन से कहा गया था एनसीबी की ओर से। क्यों सिद्ध नहीं कर पाई कोर्ट में? आर्यन को और बहुत दिनों तक जेल में रख देना चाहिए आर्यन को लेकर, लेकिन वो पाक साफ, मतलब ये बिल्कुल उनको क्लीन चिट नहीं मिल गई है, इस बात का अंदाजा है ना आनंद दुबे जी? चित्रा जी, मुझे पूरा अंदाजा है कि उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन अगर यह मामला किसी षड्यंत्र के तहत हो, इसमें कोई धन उगाही का प्रश्न हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से पूछता हूं। वो धन उगाही की ओर इशारा कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। जी चित्रा जी, मुझे कृपा करके बताइए, ये क्या बेल जो मिल जाता है तो उससे कोई डिस्चार्ज माना जाएगा क्या? और जो समीर खान के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनके पास जो मिली सामग्री, उसमें से कुछ सामग्री जो है वो विशेष प्रकार की हर्बल वनस्पति थी, लेकिन उनके साथ में और भी चीजें, कुछ ग्राम मात्रा जो जिसको कह रहे कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, वो गांजा भी था। दूसरी बात जो है, अब अगर उनके पास कुछ था ही नहीं तो नवाब मलिक डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल दी? और हाईकोर्ट में समीर खान के बेल कैंसिलेशन करने का एप्लीकेशन ऑलरेडी एनसीबी ने कर रखा है, इस तथ्य को भी जानना होगा। दूसरी बात जो है, आपने विजिलेंस के पास जब कंप्लेंट कर दी किसी मामले में, सीबीसी के पास आपने जो है एनसीबी के विजिलेंस के पास कंप्लेंट की है, विजिलेंस अभी जांच कर रही है। जांच करने के पहले आप जो है किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए और उस निष्कर्ष पर पहुंचने का आपको क्या अधिकार है? अगर इस आधार पर जो है, अगर समीर वानखेड़े इसलिए दोषी हैं कि आपको लगता है कि किसी एक ने, प्रभाकर सैल ने आरोप लगा दिया जिसके अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जो है, मोहित कंबोज बाकायदा सुनील पाटिल का व्हाट्सएप चैट आज उन्होंने मीडिया में दिया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने मीडिया में दी है, जहां पर षड्यंत्र रचे जाने का सारा सबूत है कि सुनील पाटिल जो एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं, जिनका जो है बाकायदा एक कमरा होटल ललित में साल भर बुक रहा, उस कमरे से ऋषिकेश देशमुख ऑपरेट करते रहे। नवाब मलिक से सुनील पाटिल के संपर्क का जो है सारा प्रमाण मोहित कंबोज दे रहे हैं। तो इन सब चीजों की जांच करने के लिए आप एसआईटी का बना। 2 लाइन में जल्दी से आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। चित्रा जी, अगर सुनील पाटिल एनसीपी के नेता थे तो समीर वानखेड़े के साथ बताइए कैसे इन्वॉल्व होंगे? आप इसका जवाब निकालिए। हेलो, बोलिए। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी हैं। नहीं, अभी भी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सुनील पाटिल एनसीपी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं तो एनसीबी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। जिस एनसीबी के खिलाफ नहीं, जिस समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक जी, जिस समीर वानखेड़े जी के खिलाफ नवाब मलिक जी सैकड़ों उदाहरण दे रहे हैं, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी का नेता समीर वानखेड़े के साथ क्यों इन्वॉल्व रहेगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ तो प्रमाण है ना, उस प्रमाण का उत्तर दीजिए। तो उसकी जांच नहीं, उसकी जांच होनी, आपके प्रमाण के, आपके प्रमाण की वैधता क्या है? मामला आता है तो कहा जाता है कि जांच हो जाने दीजिए, जब खुद का मामला आता है तो कहा जाता है कि नहीं, हम पाक साफ हैं और फंसाने की कोशिश की गई है, बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ठीक है सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रमाण देने पड़ते हैं कोर्ट के भीतर।
और तभी ये तय होता है कि सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप कितने पाक साफ हैं। उमाकांत मिश्रा जी, लेकिन सीधे मैं आपके पास आते हुए, अब दरअसल एनसीबी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, उनको जांच से अलग कर दिया गया, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी हम हाई प्रोफाइल केस की जांच करते हैं तो पलट के एनसीबी के अधिकारियों से यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि उसी मुंबई में हमारे ही संवाददाता मुनीश पांडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, धड़ल्ले से ड्रग्स मिलती है वहां पर, आप सिर्फ पैसा देते जाइए, तमाशा देखते जाइए, उस पर लगाम लगा पाने में, यानी कि ड्रग्स की जो खेप जहां से आती है उसको रोक पाने में एनसीबी के अधिकारी कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उनको निशाना क्यों बनाया जाता है? जिनके पास 10 ग्राम 5 ग्राम की पुड़िया बरामद होती है उन पर ज्यादा शिकंजा कसा जाता है, जो ड्रग्स की खेप बड़ी बड़ी अपने पास रखते हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं अधिकारी। चित्रा जी, जो एनसीबी जो है, एनसीबी का जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो अभी मेरे हिसाब से 1100 शायद है उसका स्टाफ स्ट्रेंथ जो सैंक्शन है, लेकिन जो एक्चुअल आदमी काम कर रहे होंगे शायद 840 आदमी काम कर रहे होंगे, जो ऑल ओवर इंडिया वो कवर करते हैं। ठीक। इसीलिए जो एनडीपीएस एक्ट बना है वो एक मल्टी एजेंसी अप्रोच फॉलो करता है कि हर जिस तरीके से जहां कानूनी वाला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो कस्टम्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो या फॉरेस्ट हो या कोस्ट गार्ड हो, इन सबको अपने अपनी दायरे में जो भी एक एक एक्ट में अपना जुरिडिक्शन में वो एनफोर्स करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव लॉज, उसी में एक नार्कोटिक्स वाला ये जोड़ दिया गया है। देखिए, ये जो छोटी छोटी जो केसेस हैं, जो कंज्यूमर वाला केस है, ये भी मैं आपको एक बता दूं, लगभग इंडिया में लगभग 60,000 केस होते हैं हर साल में। 60,000 से मेरे ख्याल से 80 से 85% जो है ये छोटे छोटे जो कंज्यूमर लेवल का या फेडरल लेवल के केस होते होंगे। तो आप ये मानिए कि हमारा जो 85% केसेस है लगभग या तो कंज्यूमर लेवल का है या एडिक्ट है या उसी ये में माना जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना सबसे, आप अगर देखेंगे तो एनसीबी का जो बहुत बार ये डिबेट आया है यहाँ की, एनसीबी का मैंडेट तो बड़े बड़ों का पकड़ना है, लेकिन उसका ये बात नहीं कि वो छोटे भी अगर उनके इंफॉर्मेशन में आए तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आमतौर से देखा जाए तो ये छोटे छोटे लेवल का जो केसेस हैं, आप देखेंगे जो पुलिस का ये है, पुलिस का प्रेजेंस हर कोने कोने में है। जो पुलिस का बीट कांस्टेबल के पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, मेरे ख्याल से कोई एनसीबी के अफसर जो नॉर्मली ये करते हैं उसके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो देखिए ये सब सोशल पोलिसिंग है। इट इज नॉट लाइक कि बॉर्डर में आर्मी खड़ा है या बीएसएफ खड़ा है, एक फोर्स है। दीज आर, जहां ये सोशल पोलिसिंग की बात है, ये सोशल कंटेक्स्ट पे आप ये करते हैं, आपका जो एनफोर्समेंट होता है। और उसी तरीके से वो एक, अब जैसे एक आम सवाल आता है कि बड़ा आदमी हो जाता है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या ये होता है, छोटे लेवल में जो आता है उसी हिसाब से देखे जाएंगे। सोशल कंटेक्स्ट में जो पुलिस वाला या जो छोटे अफसर उनके रोजमर्रे में वो जो रिक्शा वाला वो देखते हैं या रेलवे ट्रैक में जाते हुए जो पीते हुए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ भी देते हैं। ये जो 50,000 केसेस जो पेडलर की बात कर रहा हूँ, वो या तो कोई वो पी के दंगा कर रहा होगा या पब्लिक पीस को ये हो रहा होगा या इसीलिए हो रहा होगा, तो इसीलिए उनको पकड़ा जाता है और ये कर दिया जाता है। ये जो बेसिकली केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक दायरे से शुरू हुआ है। नॉर्मली ये हर ईच केस जो आप देखेंगे उसका बड़ा यूनिक सा फैक्ट्स होंगे, ये होंगे, और इस केस का बहुत सारे यूनिक फैक्ट होंगे, इसीलिए शायद हम आज इस केस को बहुत सारा डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक एनसीबी की बात है, मैं ये कह दूं कि एनसीबी छोटा केस भी देखेगा, बड़ा केस भी देखेगा। एनसीबी बड़ा केस भी करता है, छोटा केस को मना नहीं कर सकता। तो क्यों लेता है या इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है या कैसे, ये हर केस के लिहाज से देख के चला जाएगा। अभी देखिए, जहां तक ये एलिगेशंस वगैरह आ रहा है, एलिगेशन डेफिनेटली अगर जिस क्वार्टर से आ रहा है इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है इसमें कोई नएपन नहीं है। लेकिन अगर सबूत है तब तो इसीलिए वो विजिलेंस इंक्वायरी बैठा है कि प्राइमा फेसा अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई निकल के आ सकता है, बिल्कुल, तो व्हाई नॉट, बिकॉज एवरीबॉडी इज फ्री टू रेज एन एलिगेशन। ठीक है, उसको वेरीफाई करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता के जरिए ही कम से कम भरोसा जनता का दिखेगा नहीं कि अगर एनसीबी जांच कर रही है तो वो पूरी तरह से पारदर्शी है और पैसे के लेन देन की जो बातें सामने आ रही है वो गलत हैं। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि नई टीम पहुंची है, नए सिरे से जांच करेगी, किस तरह की चुनौतियां उस टीम के सामने आप देख रहे हैं?
चित्रा जी, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि जो विवेचना शुरू हुई थी, अगर संग बुनियाद यानी फाउंडेशन त्रुटिपूर्ण हो जाती है और अगर उसके मान लीजिए संग बुनियाद में कोई त्रुटि है तो जो इमारत बनती है वो भी उसका आर्किटेक्चर त्रुटिपूर्ण होने लगता है। अब आपको शुरुआत से ही जो आप में फ्लॉस थी, जो जितना हम लोगों को मालूम है, उनको ठीक करना होगा। विवेचना में गुणवत्ता लानी होगी, विवेचना में पारदर्शिता लाते हुए समस्त अभिलेखों और जो परिस्थिति जन साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, उसका समावेश करते हुए इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा। मीडिया से दूरी बना के रखना होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगा ही रहेगा। जितनी आप विवेचना करेंगे, फलदार वृक्ष के ऊपर ही पत्थर फेंके जाते हैं।